करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को सबसे पहले, जिससे कि मैं और वीडियोस जो बनी हुई है मेरे पास मैं उनको अपलोड करूं तो वो तुरंत आपके पास पहुंचे। बच्चों, मैंने बहुत शॉर्टकट लिया है, मेन चीजें सारी डाल दी हैं इसमें, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप बहुत ध्यान से और पूरा पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि उसमें जीके के सब में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं जिनके वो भी डाले। ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ विश्व की जनजाति, मानव भूगोल का 12वीं क्लास का मानव भूगोल का दूसरा पार्ट है विश्व की जनजातियां। एक जनजाति मैंने एस्किमोस पढ़ा दी, अब दूसरी जनजाति मैं पढ़ा रही हूँ गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति बच्चों, उसके बारे में ये बताया गया है कि ये पहाड़ी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाली जनजाति है। ये कौन कौन सी? भील और गौड़। भील मैं राजस्थान अध्ययन के समय पढ़ाऊंगी। ठीक है, राजस्थान का भूगोल का जो अध्ययन कराऊंगी, भूगोल राजस्थान की जनजातियां हैं उसको मैं कराऊंगी, तब मैं बताऊंगी। ठीक है, गौड़ जनजाति का मैं पहले नंबर बताएं। गौड़ जनजाति को और किस नाम से पुकारते हैं? पहला है गौड़ जनजाति को कोईटूर। किस नाम से? कोईटूर नाम से या कोल नाम से पुकारते हैं। गौड़ जनजाति कौन सी है? कोईटूर और कोल। और ये कहाँ रहती है? दुर्गम पहाड़ी पठारी प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। और ये जनजाति का इसका समाज जो है जनजाति में सबसे बड़ा समाज। गौड़ की उत्पत्ति अब कैसे हुई? खोंडा शब्द से हुई। गौड़ की उत्पत्ति किससे हुई? खोंडा शब्द से हुई। खोंडा का अर्थ है पहाड़ी, यानी पहाड़ों पर रहने वाले खोंडा लोग जो हैं। खोंडा वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? गौड़ जनजाति है। खोंडा का अर्थ है पहाड़ी, पहाड़ी यानी गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ की उत्पत्ति से किससे? खोंडा शब्द से। खोंडा का अर्थ है पहाड़ी। ठीक है, अब इसके मुगलों के आक्रमण के समय ये जनजाति गौड़ जनजाति का विवरण है, खोंडा से हुई, फिर मुगलों के आक्रमण के कारण तथा 1940 में मराठों के प्रभुत्व में आने के कारण ये मध्य भारत से दुर्गम पहाड़ों पर चले गए। यानी कि 1940 में से पहले ये मध्य भारत में रहते थे, लेकिन मुगलों के आक्रमण हुए बार बार, उसके बाद में मराठी लोग आ गए, उनका प्रभुत्व आने के कारण ये मध्य भारत में चले गए। मध्य भारत से चले गए। मध्य भारत से कहाँ चले गए? दुर्गम पहाड़ों पर। अब तीसरा नंबर, 18वीं शताब्दी तक ये लोग मध्य भारत के गढ़ में, मांडल में, देवगढ़ में, चांदा में, खेड़ला में थे। ये कौन कौन सी जगह रहते थे? 18वीं शताब्दी तक ये लोग मध्य भारत के गढ़, मांडल, देवगढ़, चांदा, खेड़ला में थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको इसके बारे में विशेष ध्यान देने कि ये आ सकता है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे? खोंडा से। खोंडा का अर्थ क्या है? पहाड़ी। किस जनजाति के लिए आया? गौड़ जनजाति के लिए। ठीक है, और ये मध्य भारत से दुर्गम पहाड़ों पर क्यों बस गए जाके? मुगलों के आक्रमण के कारण। ठीक है, और 1940 में मराठों के प्रभुत्व में आने के कारण ये मध्य भारत से दुर्गम पहाड़ों पर चले गए। फिर तीसरा पॉइंट, 18वीं शताब्दी तक ये लोग मध्य भारत के कहाँ रहते थे? गढ़ में, मांडल में, देवगढ़ में, चांदा में, खेड़ला में रहते थे। ठीक है, अब वर्तमान समय का, ये प्राचीनतम समय का वर्णन। अब वर्तमान निवास क्षेत्र क्या है? वर्तमान समय में ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसाम में निवास करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसाम में निवास करते हैं। पहला नंबर। नंबर 2, सतपुड़ा की पहाड़ियों में काय श्रेणी, यही पहाड़ी है। देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार, गर्जन पहाड़ियों पर 600 मीटर से 900 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं, दुर्गम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसाम में निवास करते हैं। प्रदेशों के नाम है। और फिर पहाड़ियों के नाम, सतपुड़ा की पहाड़ियां, मैकाय श्रेणी की पहाड़ी, देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार और गर्जन पहाड़ियों पर ये 600 मीटर से
900 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, बस्तर के पठार पर रहने वाली जनजाति को कौन सी जनजाति के नाम से जाना जाता है। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अब आता है जलवायु। कैसी जलवायु में रहते हैं? 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्ष भर होता है, वहां रहते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तो वर्ष भर तापमान रहता है, ये वहां रहते हैं। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वहां रहते हैं। यानी इनका जो तापमान कौन से क्षेत्र है? 5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाके में रहते हैं, पहाड़ों पर। वर्षा जहां 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, देखो बच्चों, तापमान को हमेशा सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं और वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में लिखते हैं। मैंने कॉपीज चेक की थी, उसमें बच्चों ने मिस्टेक बहुत की थी, तापमान को सेंटीमीटर और वर्षा को सेल्सियस या और कुछ दिखा रहे थे। तो इसलिए विशेष ध्यान देना कि तापमान को सेल्सियस में ही लिखते हैं और वर्षा को सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। ठीक है, और तो 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में ये रहते हैं। वर्षा जहां 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां रहते हैं। और नदियों के किनारे भी रहते हैं। जहां जलवायु के बारे में, नदियां कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी के तटों पर ये सघन वनों में रहते हैं। जो नदियां उनके किनारे किनारे जहां से नदियां बह रही हैं, वहां जो सघन वन है, वहां पर ये लोग रहते हैं। जलवायु बता दी इनकी। अब आर्थिक क्रिया। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। क्या? कृषि करते हैं, आखेट करते हैं, वनों से प्राप्त उत्पादों का व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, नावों को चलाने का भी कार्य करते हैं। ये इनकी आर्थिक क्रियाएं। यहीं से ये पैसा पैदा करते हैं अपने पेट पालन के लिए। व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं, आखेट करते हैं, वनों से प्राप्त उत्पादों का व्यापार करते हैं। वनों से प्राप्त उत्पाद का मतलब है जैसे लकड़ी है, रबड़ है, गोंद है, मसाले हैं, ये वनों से तो प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह, उनको ये वहां से इकट्ठा करके उसका व्यापार करते हैं। पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। नदियों के किनारे रहते हैं, मछलियां मिलती हैं और नावों का संचालन भी ये लोग करते हैं। फिर आता है अभी कृषि। कृषि के बारे में, ये 2 तरह की कृषि करते हैं बच्चों। एक तो झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि इनकी ये कृषि का नाम क्या है? जो ये कृषि करते हैं वो दीपा कृषि है। दीपा कृषि कौन लोग करते हैं? गौड़ जनजाति के लोग करते हैं। और इसको दीपा कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि भी कहते हैं। अब दीपा कृषि में ये लोग क्या करते हैं? वनों को जलाकर साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं। क्या करते हैं? दीपा कृषि में वनों को जला करके साफ करके खेती योग्य भूमि, खेत तैयार करते हैं और उस भूमि में फावड़े व हल से जमीन कुरेद कर बीजों को छिड़क देते हैं। यानी वनों को जला करके खेती के लिए जमीन साफ कर ली और फावड़े और हल से क्या करते हैं? जमीन को कुरेद देते हैं और यानी हल चला लेते हैं उसमें, फिर बीजों को छिड़क देते हैं उसमें। बीज बोने के बाद ये लोग खेत में ही देवी देवताओं को बलि देते हैं, जानवरों की। इस प्रकार 3 वर्षों तक खेती करने के बाद में 1 वर्ष तक खेतों को खाली छोड़ देते हैं। इसे ही दीपा या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये कृषि, एक तो दीपा कृषि करते हैं जो वनों के किनारे पर रहते हैं, तो वो दीपा कृषि करते हैं, ये समझ लो। और ये लोग क्या करते हैं? वनों को साफ करके, काट करके, जला करके खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं और उस भूमि में फावड़े हल की सहायता से जमीन को कुरेद देते हैं, बीजों को छिड़क देते हैं। फिर बीज बोने के बाद ये लोग खेत में ही देवी देवताओं के नाम की बलि देते हैं और इस प्रकार 3 वर्षों तक ये खेती करने के बाद में 1 वर्ष के लिए खेतों को खाली जो छोड़ देते हैं। इसे ही दीपा या झूमिंग कृषि कहा जाता है। 3 साल खेती करने के बाद 1 वर्ष छोड़ दी खाली जमीन, फिर उसके बाद में फिर 3 वर्ष खेती करने के बाद फिर 1 वर्ष के लिए खाली जमीन छोड़ दी। ऐसा ये करते हैं। अब आती है दूसरी कृषि। ये जो पहाड़ों पर रहते हैं, पठारों पर रहते हैं, वो पेंडा कृषि करते हैं। पेंडा कृषि या सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। पेंडा कृषि को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेत, सीढ़ियां बनाते हैं।
सीढ़ीदार खेत बना कृषि करते हैं। तीव्र पहाड़ी ढालों पर, बस्तर के पठार पर, मध्य प्रदेश के ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर नीचे के भागों में ये लट्ठे अपरदन रोकने के लिए लगा देते हैं और उन पर ये खेती करते हैं। दो तरह की खेती करते हैं, दीपा कृषि। एक तो वनों में रहने वाले लोग दीपा कृषि, ज़्यूमिंग कृषि कार्य करते हैं। वनों को जला करके खेती तैयार के लिए जमीन तैयार करते हैं। फावड़े हल से कुरेद कर जमीन को और बीज को छिड़क देते हैं। बीज बोने बाद ये बली देते हैं और 3 वर्ष तक लगातार खेती करने बाद 1 वर्ष के लिए जमीन को खाली छोड़ देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ज़्यूमिंग कृषि या दीपा कृषि। मत भूलना कि दीपा कृषि किसका व्यवसाय है, ज़्यूमिंग कृषि किसे कहते हैं। इसकी पूरी विधि मैंने लिख दी है, बता दी है, याद कर लेना। दूसरा है पैडा कृषि। पैडा कृषि भी कौन करते हैं, ये गौर जनजाति के लोग ही करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। तीव्र पहाड़ी ढाल जो होते हैं उनको काटते हैं और सीढ़ीदार खेत बना देते हैं। जैसे बस्तर का पठार है, मध्य प्रदेश के ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना देते हैं और नीचे के भाग, निचले जो भाग होते हैं उनमें अब मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए ये लोग क्या करते हैं, लट्ठे लगा देते हैं, वनों के बड़े बड़े डंडे लगा देते हैं और मिट्टी से का जिससे कि अपरदन ना हो। उसमें रहते हैं औजार, खुरपी है, फावड़ा है, गेती है, लकड़ी का सामान है, ये स्वयं बनाते हैं। ये औजार हैं लकड़ी के सामान बनाने के, जैसे आरी है और भी चीजें, आरी है, स्क्रू वगैरह कसते हैं, पेचकस वगैरह, ये सारा इनका सामान रहता है। समाज क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है। गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं, चौकीदार को कोतवाल कहते हैं, पुजारी को देवारी कहते हैं और जो बोली बोलते हैं ये द्रविड़ और हिंदी बोलते हैं। गायक जाति जो होती है उनको धूलिया कहते हैं और जो नायक नृत्य वगैरह करने वाले होते हैं उनको पानहिड़ी तथा कपार लिंगम कहते हैं। ठीक है। संस्कृति, अंधविश्वासी होते हैं, देवी पार्वती देवता महादेव की पूजा करते हैं। आदमी संस्कृति से संपर्क में श्रमिक बन गए हैं, रास्ता मजदूरी गुलामी से इनको छुटकारा मिल गया है। सरकार इनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करती जा रही है। इस तरीके से हमारी जनजाति का ये चैप्टर खत्म हुआ और आप, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। 2 जनजातियां इसमें आज फ्री कर दी हैं और राजस्थान की जनजातियों के साथ में मैं भील जनजाति को पढ़ाऊंगी। और तब तक मेरे वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और जो भी समस्या हो उसको बताएं, मेरे को शेयर भी करें मेरी वीडियोस को। ये राजस्थान बोर्ड के लिए मैंने तैयार किए हैं, खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं और नोट्स को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। और थैंक यू, धन्यवाद।